Please subscribe our channel and press bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आई प्लस लर्निंग में। मेरा नाम है ध्रुव राय। तो अभी तक की क्लास में हमने साइंस से फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन पर अभी तक हमने डिस्कस किया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी तक हम देख चुके हैं। तो जो हम फिजिक्स अभी पढ़ रहे हैं वो लगभग लास्ट कुछ चैप्टर्स उसके बचे हुए हैं। तो आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं, एक चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो विद्युत एवं चुंबकत्व। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रेलवे के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ से, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक तो होती है विद्युत मोटर, एक होता है डायनेमो। आपने काफ़ी सुन रखा होगा इनके बारे में। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस रेलवे के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यांत्रिक ऊर्जा। और डायनेमो क्या करता है? जस्ट इसका अपोजिट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन दो को अगर आप याद रखोगे तो हो सकता है क्वेश्चन यहां से फिर से पूछा जाए। तो विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखते हैं क्वेश्चंस कितने सारे पूछे गए हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन पूछा गया है डीएमआरसी में 2002 में। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है? ठीक है, यहीं से रिलेटेड है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी रांची में 2006 में। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या है? विद्युत मोटर। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है डायनेमो परिवर्तित करता है, ऑप्शन दिए हुए हैं। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है इसमें विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। ये पूछा गया है आरआरबी अहमदाबाद में और आरआरबी जम्मू में। तो फिर वही क्वेश्चन, विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये कम से कम 5-6 क्वेश्चन जो अभी दिखाई दे रहे हैं मुझे, डीएमआरसी में पूछा गया है, आरआरबी रांची में पूछा गया है, आरआरबी इलाहाबाद में, आरआरबी मालदा में, और आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी जम्मू। तो ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन फिर हो सकता है कि आपके जो एग्ज़ाम आ रहा है अगले महीने, उसमें फिर से पूछा जाए क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी बेंगलोर में, आरआरबी पटना में। ये क्वेश्चन क्या है? एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको भी, फोटो विद्युत सेल। ये करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये भी 2-3 बार पूछा गया है, तो मैंने इसको यहीं पर लिख दिया है। इसको भी आप एक बार देख लें, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है ये आरआरबी रांची में, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट में 2 बार ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है? टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन जो होती है उसमें कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसको आपको याद रखना है। जो टेलीफोन की लाइन होती है उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है अलग अलग रूप में, मतलब क्वेश्चन तो वही है लेकिन चेंज करके ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? सामान्य विद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। मोटा तार, पतला तार, निम्न गलनांक मिश्र धातु, उच्च गलनांक मिश्र धातु। तो जो फ्यूज होता है घरों में लगाया जाता है, फ्यूज में क्या होना चाहिए? तार पतला होना चाहिए, पतला तार होना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं फ्यूज। तार पतला होना चाहिए और निम्न गलनांक का होना चाहिए। ये कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, निम्न गलनांक होना चाहिए। तार का जो है वो गलनांक निम्न होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अगर विद्युत ज़्यादा प्रवाहित होती है तो गलनांक अगर उसका निम्न होगा तो वो तार टूट जाएगा। जैसे कि जो लाइट है, जो परिपथ है वो बंद हो जाएगा और लाइट बंद हो जाएगी हमारी। तो तार निम्न गलनांक का होना जरूरी है। गलनांक उच्च होगा तो तार टूटेगा नहीं।
अगर विद्युत ज़्यादा आएगी तो निम्न गलनांक का तार होना जरूरी है। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे ही पूछ लिया गया है कि फ्यूज तार होना चाहिए, निम्न गलनांक, उच्च गलनांक, ऐसे। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखना है, एक तो तार पतला होना चाहिए, दूसरा तार निम्न गलनांक का होना चाहिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी रांची में, ये भी इंपॉर्टेंट है और भी कई जगह पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है टन में, प्रतिशत में, सीओपी में, तापमान में। तो एयर कंडीशनिंग प्लांट जो होते हैं उसको सीओपी में व्यक्त किया जाता है। सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसका फुल फॉर्म है। सीओपी में इसको हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी में। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी गोरखपुर में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है डायनेमो के द्वारा, इलेक्ट्रिक हीटर के द्वारा, बैटरी के द्वारा, परमाणु बम के द्वारा। तो आप जानते ही हैं कि बैटरी क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसको भी हम लिख लेते हैं, ये जितने भी हैं आप हम लिखते जा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, जो परिवर्तन होता है ऊर्जा का, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो बैटरी क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इनको आप 4 क्वेश्चन जो अभी जो हमने लिखे हैं, बैटरी, फोटो विद्युत सेल, डायनेमो और विद्युत मोटर, इनको आपको एक बार देखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी चेन्नई में। क्वेश्चन है स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है जूल का नियम, ओम का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम। तो ओम का नियम आपको याद रखना है, ओम का नियम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। तो यही है ओम का नियम। वैसे ओम के नियम में धारा एवं विभव के बीच संबंध होता है, एक ये धारा है और ये है आई विभव, इनके बीच संबंध होता है। अगर हम इसको हटा देंगे तो हमें एक नियतांक मानना होगा, तो नियतांक होता है आर। यही होता है ओम का नियम अगर सूत्र पूछा जाए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आपको फॉर्मूला दिया जा सकता है सीधा, या जो ये क्वेश्चन पूछा गया है नियम के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे V क्या है? V है विभव और I है धारा और R एक नियतांक है, लेकिन इसको हम बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल क्वेश्चंस ही हमें करना है। तो आप इतना याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ओम का नियम है ये, V = I × R। इसमें V क्या है? विभव है, I धारा है और R है चालक का प्रतिरोध। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आरआरबी मालदा में 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है? किस यंत्र से हम विद्युत धारा का मापन करते हैं? ऑप्शन में है वोल्ट मीटर, एनीमोमीटर, कंप्यूटेटर और एमीटर। तो आप जानते होंगे एमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। और अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो आप जानते हैं एम्पियर। हम शायद पहली ही क्लास में हम बात कर चुके हैं। तो इसकी इकाई होती है विद्युत धारा की एम्पियर, और एमीटर के द्वारा इसका हम मापन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, इसको आप एक बार जरूर देख लें। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आरआरबी रांची में 2003 में। क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों का मिलान कीजिए। 4 शब्द दिए हुए हैं, उसको आपको मिलाना है आपस में। शब्द क्या है? प्रतिरोध है, विद्युत प्रवाह है, बल है, पावर है। तो इनको मिलान करने के लिए आपसे कहा जाएगा। तो आप जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है ओम। प्रतिरोध को ओम से मिलान करना है आपको। फिर दिया हुआ है विद्युत प्रवाह। तो विद्युत प्रवाह क्या होता है? अभी बताया आपको, एम्पियर में मापा जाता है। तो विद्युत प्रवाह एम्पियर, प्रतिरोध ओम। बाकी आप जानते हैं बल हम बात कर चुके हैं पहले ही। बल को न्यूटन से व्यक्त करते हैं तो न्यूटन होगा। और लास्ट दिया हुआ है पावर, तो इस पर भी हम बात कर चुके हैं। पावर क्या होता है? वॉट में मापा जाता है। तो 4 दिए हुए हैं। प्रतिरोध को फिर सुन लीजिए एक बार। प्रतिरोध को ओम में करेंगे, चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रतिरोध ये होगा ओम में। दूसरा दिया हुआ है इसमें विद्युत प्रवाह,
विद्युत प्रवाह ये होगा एम्पियर में। बाकी आप जानते ही हैं बल न्यूटन में होगा और पावर जो होता है वो होगा वॉट में। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। यहाँ से आपको मिलाने के लिए भी मैचिंग के क्वेश्चन भी दे सकते हैं वो। फिर एक क्वेश्चन है, इस पर हम एक बार पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से हम इसको देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है DMRC में 2005 में। क्वेश्चन क्या है, 1000 वॉट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने में किया जाता है। 10 दिनों में बिजली की खपत क्या होगी। इसको एक बार और देख लेते हैं हम। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो हमें निकालना है बिजली की खपत कितनी होगी। तो बिजली की खपत होती है, इसका एक फॉर्मूला है जो हम पहले भी देख चुके हैं। बिजली की खपत सामर्थ्य क्या है वो इनटू समय। तो हमें बिजली की खपत निकालना है। सामर्थ्य कितनी दी हुई है, सामर्थ्य हमें दी हुई है 1000 वॉट। 1000 वॉट हमें सामर्थ्य दी हुई है, इनटू समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 घंटे तक और 10 दिनों में निकालना है। तो 2 घंटे और 10 दिन यानी कि 20 घंटे। तो समय हमें कितना आएगा, 10 दिन तक 2 घंटे प्रतिदिन चल रहा है तो हम 10 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20,000 हमारी बिजली की खपत हो गई। अब ये देखिए इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि ये सामर्थ्य जो है वो वॉट में दी हुई है और समय घंटे में है, तो इसका मात्रक हो जाएगा वॉट × आवर। लेकिन हमें आप एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे जो यूनिट होती है, हमारा बिजली का बिल आता है यूनिट में। आप देखते होंगे बिजली का बिल कितने यूनिट बिजली चली है उस हिसाब से हमारा बिल आता है। तो यूनिट निकालना है, तो यूनिट के लिए क्या होता है, किलोवाट आवर को बोलते हैं यूनिट। लेकिन ये क्या है, वॉट आवर है, तो ये यूनिट नहीं होगा, हमें निकालना है यूनिट। अगर तो हमें इसको किलोवाट में चेंज करना होगा। तो ये 20,000 वॉट है, अगर हमें इसे किलोवाट में चेंज करना है तो 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। तो 1000 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 20। ये हो जाएगा हमारा 20 किलोवाट आवर। ये इसको बोलते हैं यूनिट, किलोवाट आवर को बोलते हैं यूनिट, जो हमारा बिजली का बिल आता है यूनिट में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार पूछा गया है यूनिट क्या होती है, वॉट आवर, किलोवाट आवर, ऐसे पूछ सकते हैं। तो किलोवाट आवर को यूनिट बोला जाता है, मतलब 1 घंटे में कितने किलोवाट हम जला रहे हैं उसको बोलते हैं यूनिट। तो आंसर क्या आया हमारा, 20 यूनिट, ये हमारा आंसर आया। अगर यूनिट में आंसर दे रखा है तो निकालेंगे, अगर वॉट आवर में दिया होता तो आता हमारा 20,000 वॉट आवर, अगर किलोवाट आवर में है तो 20 या यूनिट। ये अब हमें यहाँ पे देखना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी भोपाल में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं अधिवर्ष क्या होता है, जब अधिवर्ष होता है जब फरवरी 29 दिन की होती है उसको बोलते हैं अधिवर्ष। चंद्रमाह क्या होता है, जब चंद्रमा एक पूरी परिक्रमा कर लेता है उसको बोलते हैं चंद्रमाह। प्रकाश वर्ष, तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें पूछा गया है समय का मात्रक नहीं है, तो अधिवर्ष और चंद्रमाह दोनों ही समय के मात्रक हैं। प्रकाश वर्ष हमने पहली क्लास में पढ़ा था, प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक। तारों के बीच में दूरी की गणना करने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष समय का नहीं है, दूरी का मात्रक है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, आपने सुना होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया है। बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डायनेमो हम अभी देख चुके हैं, डायनेमो ये तो नहीं होगा। ट्रांसफार्मर, एमीटर, जनरेटर। तो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, इसका आंसर होगा ट्रांसफार्मर। तो बिजली घर से जो सप्लाई की जाती है बिजली को, तो आपने देखा होगा घर के आसपास ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो उसका काम क्या होता है, उसको वोल्टेज को नियंत्रित करना। तो ट्रांसफार्मर इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी पटना में, अभी हम बात कर चुके हैं। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज़ की उपयोगिता निर्भर करती है। फ्यूज की न्यून ऑप्शन में है प्रतिरोधक शक्ति पर, चालकता पर, गलन बिंदु पर, सामर्थ्य पर। तो अभी हमने बात की थी कि जो फ्यूज होता है उसका जो गलनांक होता है वो कम होना चाहिए, उसके जो तार होता है फ्यूज का उसका गलनांक निम्न होना चाहिए। तो गलनांक पर उसका वो निर्भर करता है, गलनांक निम्न होगा तो जब लाइट ज़्यादा तेज आएगी तो वो अपने आप गल के टूट जाएगा। तो उसका आंसर आप पहले भी देख चुके हैं, क्वेश्चन ये दोबारा यहाँ पूछा गया है, तो गलन बिंदु पर निर्भर करता है। ठीक है।
फिर यहीं से एक क्वेश्चन फिर पूछा गया है आरआरबी रांची में एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं कि अगर विद्युत अधिक तेज आती है तो उसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा उसमें दिया हुआ है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए। ये इसका आंसर होगा। आप यहाँ तक समझ चुके हैं, पहले हम देख चुके हैं इसको। देखिए फ्यूज तार इसलिए बताया गया है, लगातार क्वेश्चन यहाँ पे फ्यूज तार से पूछे गए हैं। फिर एक क्वेश्चन आया है आरआरबी भोपाल में, आरआरबी कोलकाता में एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए होता है, वही जो भी बताया है मैंने। फिर पूछा गया है फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार किससे बना होता है। तो फ्यूज का तार आपको याद रखना है सीसा और टिन को मिला के बनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सीसा प्लस टिन, ये है फ्यूज तार। तो सीसा और टिन को मिला के फ्यूज तार बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। निम्न गलनांक होना चाहिए, तार पतला होना चाहिए और सीसा और टिन को मिला के फ्यूज तार को बनाया जाता है। फिर आरआरबी भोपाल, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी रांची में फिर यही पूछा गया है फ्यूज वायर या तार में प्रयुक्त पदार्थ किस धातु का बना होता है। तो वही सीसा और टिन इसका आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसका आंसर जानते होंगे शायद। क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी कोलकाता में, आरआरबी भोपाल में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व है, सबसे अधिक विद्युत चालकता किस तत्व की होती है। ऑप्शन में है सिल्वर यानी कि चांदी, कॉपर यानी तांबा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, सोना। तो आप जानते हैं सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है चांदी की। चांदी सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। उसके बाद आता है कॉपर का नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, चांदी इसका आंसर होगा। चांदी अगर नहीं होता तो इसका आंसर होता कॉपर। कॉपर के बाद एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। आप देखते होंगे बाजार में कॉपर का तार महंगा होता है, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम, सबसे ज़्यादा होता है चांदी। सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है चांदी की। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछे गए हैं विद्युत बल्ब के बारे में। यहाँ से लगातार कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विद्युत बल्ब किसका बना होता है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इसको याद रखना है, विद्युत बल्ब जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ये बात कर रहे हैं हम विद्युत बल्ब जो पहले इस्तेमाल किया जाता था घरों में, आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो विद्युत बल्ब टंगस्टन का बना होता है। उसका गलनांक जो है बहुत उच्च होता है। उसका गलनांक होता है, यहाँ से भी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, गलनांक होता है लगभग 3500 या 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है इसका गलनांक। यहाँ से आप अभी दिखाता हूँ आपको, लगातार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विद्युत बल्ब किसका बना होता है और उसका गलनांक कितना होता है। अब क्वेश्चन देखिए आप यहाँ से, ये पूछा गया है आरआरबी भुवनेश्वर में, आरआरबी गोरखपुर में, डीएमआरसी में, आरआरबी चंडीगढ़ में। क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में तंतु फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। तो टंगस्टन का बना होता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी चंडीगढ़ में 2004 में, टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है। ऑप्शन में 1000, 3000, 2000, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक बिंदु होता है टंगस्टन का। ठीक है, इतना तापमान जो सहन कर सकता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी बेंगलोर में, आरआरबी गोरखपुर में, आरआरबी महेंद्र घाट में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, टंगस्टन का यूज़ किया जाता है विद्युत बल्बों में। फिर क्वेश्चन पूछा गया है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, वही टंगस्टन। तो आप देख रहे होंगे लगातार बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से इस चीज़ से पूछे गए हैं। एक टंगस्टन आपको याद रखना है, विद्युत जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और उसका गलनांक बिंदु कितना होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। फिर एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये आरआरबी इलाहाबाद में, आरआरबी अजमेर में पूछा गया है। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। तो बैटरी होती है जो उसमें धातु की 2 छड़ें होती हैं। जो बैटरी होती है, विद्युत सेल होता है, उसमें धातु की 2 छड़ें होती हैं। तो जो धनात्मक होती है उसको बोलते हैं एनोड और जो ऋणात्मक होती है उसको बोलते हैं कैथोड। हिंदी में उसको बोलते हैं धनोड और उसको बोलते हैं ऋणोद। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या था ये, बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं एनोड। ऑप्शन में है इलेक्ट्रोप्लेट, कैथोड, एनोड, आयन। और जो ऋणात्मक होता है उसको बोलते हैं कैथोड। तो यहाँ से आपको इनको दोनों को याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, हम पहले भी शायद पहली या दूसरी क्लास में इस पर हम बात कर चुके हैं।
क्वेश्चन क्या है, वॉट को प्रकट कर सकते हैं, जो वॉट होता है उसको किस में प्रकट कर सकते हैं, तो जूल पर सेकंड हम बात कर चुके हैं पहली क्लास में, तो ये इसका आंसर होगा। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, इसको जूल पर सेकंड में व्यक्त किया जाता है। फिर वही क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया था, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है एक बार फिर से आरआरबी अहमदाबाद में। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 100 वाट रख देंगे, यहाँ पे जो प्रतिदिन 10 घंटे जल रहे हैं, 10 बल्ब जल रहे हैं प्रतिदिन 1 घंटे, तो यहाँ पे हम इसका इंटू करने के बाद जो भी हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा। यूनिट में निकालेंगे हम किलोवाट पर आवर में, तो इसमें 1000 का हम डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। फिर आरआरबी अहमदाबाद में सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्चा लगेगा। तो यहाँ से इन्होंने खर्चा पूछा है यूनिट के हिसाब से, तो इसको आप निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करके। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है जो हम बात कर चुके हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है इन्होंने, आरआरबी रांची में विद्युत ऊर्जा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा किस में मापी जाती है, किलोवाट आवर में, किलोवाट घंटा में। तो यंत्र क्या है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बैरोग्राफ, डायनेमो, किलोवाट घंटा मीटर, वोल्ट मीटर। तो किलोवाट घंटा मीटर इसका आंसर होगा। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम बात कर चुके हैं आरआरबी चेन्नई में। क्वेश्चन क्या है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो अभी हमने देखा था विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में, विद्युत प्रतिरोध ओम में मापा जाता है, इसको याद रखना है आपको। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। एक क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है, ये पूछा गया है आरआरबी कोलकाता में, भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति है 30 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़। तो भारत में 50 हर्ट्ज़ की आवृत्ति होती है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज़ की होती है, लेकिन भारत में क्योंकि ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन का शासन रहा था भारत में, तो 50 हर्ट्ज़ की आवृत्ति भारत में, जो प्रत्यावर्ती धारा मेंस कहलाते हैं, तो 50 हर्ट्ज़ की आवृत्ति भारत में स्वीकार की जाती है। 50 हर्ट्ज़, ये आपको याद रखना है भारत के लिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है आरआरबी चंडीगढ़ में, कोलकाता में, इलाहाबाद में। क्वेश्चन है, कनेक्ट करने पर 2 आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनमें एक समान हो। अगर एक समान क्या होगा, जब 2 पिंडों में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्षमता एक समान हो, आवेश की मात्रा, विभव अनुपात में आवेश या विभव। तो इसका आंसर होगा विभव। यदि 2 आवेशित पिंड हैं और उसमें दोनों में विभव समान है तो जो विद्युत धारा होगा उसका प्रवाह नहीं होगा। विद्युत धारा का प्रवाह कब होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, लेकिन अगर विभव समान होंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये आपको याद रखना है, अगर विभव समान है तो कनेक्ट करने पर 2 आवेशित पिंडों के बीच कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर एक क्वेश्चन है आरआरबी इलाहाबाद में, इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सोलर कुकर, सोलर सेल, सोलर भट्टी, सोलर वाटर हीटर। तो सोलर सेल क्या होता है, विद्युत जो प्रकाश होता है सूर्य का उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये बैटरी है, ये रासायनिक ऊर्जा करती है, लेकिन सोलर बैटरी जो सोलर सेल होता है वो जो प्रकाश ऊर्जा है उसका विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है उसको। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसको याद रखिए आप। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी कोलकाता में, आरआरबी गोरखपुर में। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, ऑप्शन में है हेनरी, कूलाम, एम्पियर, सभी। तो कूलाम जो होता है वो विद्युत जो आवेश होता है उसका मात्रक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत हीटर जो होता है या जो प्रेस होती है, इस्त्री जो होती है, विद्युत केतली, विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं नाइक्रोम के, कार्बन के, कॉन्स्टेंट के, जर्मन सिल्वर के। तो ये सभी तत्व नाइक्रोम के बने होते हैं। नाइक्रोम जो होता है इसमें 80% होता है निकेल और 20% इसमें होता है क्रोमियम। तो नाइक्रोम किसका बनता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, निकेल और क्रोमियम को मिला के बनता है। 80% निकेल होता है, 20% क्रोमियम होता है इसमें। और जो हीटर वगैरह होता है उसको इससे क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसमें अत्यधिक गर्म करने की कैपेसिटी होती है, अत्यधिक गर्म किया जा सकता है इसको, इसलिए इसका बनाया जाता है नाइक्रोम का। तो इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने देखे हैं वो लगभग यही थे, जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है। तो अभी एक लास्ट चैप्टर फिजिक्स से हमारा रह गया है ऊष्मा के बारे में, तो उसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। और फिजिक्स हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम अभी तक देख चुके हैं। जिसने भी क्लास नहीं देखी है तो कृपया करके शुरू से ज़रूर देखें, क्योंकि आप अगर शुरू से देखेंगे तभी आपको यहाँ तक समझ में आएगा। और हमने काफ़ी क्वेश्चन हम फिजिक्स के अभी तक देख चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो यहाँ अगर आप पूरा इस क्लास को अगर आप करते हैं, करीब 8 से 10 क्लास हमने फिजिक्स की अभी तक हम ले चुके हैं,
तो मेरा विश्वास है काफ़ी क्वेश्चन आपको जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे गए होंगे, क्योंकि हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर हम बात कर चुके हैं और एक बार नहीं कई कई बार वो क्वेश्चन हम रिपीट भी कर चुके हैं। अभी की क्लास में, आज की क्लास में आपने देखा होगा कि कई क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो एक बार आप सारी क्लास, बहुत से बहुत 20 मिनट्स या 18 मिनट्स के अराउंड क्लास हैं, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हम नहीं ले रहे हैं। 20 मिनट्स की क्लास आप एक बार ज़रूर देखें स्टार्टिंग से लेके अभी तक, और सारे क्वेश्चंस एक बार आप ज़रूर देखें, काफ़ी फ़ायदा होगा एग्जाम्स में आपको। तो कल की क्लास में हम जो हमारा लास्ट चैप्टर रह गया है फिजिक्स का ऊष्मा, इसके बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो जो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारा i+ लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जाकर भी आप चैट ऑप्शन के द्वारा हमसे बात कर सकते हैं। वहाँ पे कई सारे कोर्स भी आपको मिल जाएंगे, उसमें ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं, लाइव वीडियो भी आपको अवेलेबल मिलेंगे उसमें, और बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपको हमारे लर्निंग ऐप पर, i+ लर्निंग ऐप पर आप देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो एक बार आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अगली क्लास आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू।